वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ संडे पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसका हमने इस पॉडकास्ट में अब तक कभी ज्यादा मेंशन किया नहीं है, बिकॉज ये सेक्टर ऐसा एक परसेप्शन होता है कि ये अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल है। सो हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। मेरे साथ है कमल, मैं हूं मंदार। सो कमल, केमिकल सेक्टर को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसके टाइप्स देखें तो अल्कली केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, डाइज, पिगमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोकेमिकल्स, मतलब इतने सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखती है कि हर एक कंपनी किसी एक नीश एरिया में होती है। सो ये अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल हो जाता है। सो इसको हम कैसे परसीव कर सकते हैं? इस सेक्टर को वैसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत टेक्निकलीज में जाएंगे तो हम काफी फंस जाएंगे, बट अगर इसको सिंपली समझना है तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेसिक केमिकल्स एंड अदर इज स्पेशलिटी केमिकल्स। बेसिक केमिकल्स बेसिकली होते क्या हैं, जिनमें बहुत लो R&D इन्वॉल्व होती है, एंड स्पेशलिटी केमिकल्स वो होते हैं जिनमें हाई R&D इन्वॉल्व होती है। बेसिक केमिकल्स जो भी यूज होते हैं प्रोडक्शन में, वो काफी हाई क्वांटिटीज में यूज होते हैं, काफी कमोडिटाइज मार्केट है। एंड स्पेशलिटी केमिकल्स क्योंकि उनमें R&D ज्यादा रहती है तो वो लो क्वांटिटी में यूटिलाइज होते हैं प्रोडक्शन में। राइट। सो जो बेसिक केमिकल्स है सारे, तो उसके केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका बिजनेस ज्यादा डिपेंड करेगा ऑन द कमोडिटी प्राइसेस, राइट? करेक्ट, करेक्ट। राइट। क्योंकि अब जब लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर का इतना एक अप ट्रेंड दिख रहा था, तो ऑलमोस्ट ऐसे दिख रहा था कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी जो इवन बेसिक केमिकल्स में भी है वो खुद को एक स्पेशलिटी केमिकल जैसे पिच कर रही थी। उनको वैल्यूएशंस भी काफी अच्छे मिल रहे थे। एंड मतलब ये एक थीम दिख रहा था कि हर एक कंपनी कहीं ना कहीं पिच करने की कोशिश कर रही थी कि वो एक कोई नीश एरिया में है। कुछ कंपनीज आर स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन इट एंड सम हैव नॉट बीन एबल टू। बट इसका डिस्कशन अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि इनका Q1 रिजल्ट जिस तरीके से रहा। सो इस सेक्टर में ऑलरेडी रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो इफेक्ट था वो काफी ज्यादा था। सो ओवरऑल अगर हम करेक्ट। देखें केमिकल सेक्टर में रिगार्डिंग बेसिक एंड स्पेशलिटी बोथ, तो रिजल्ट का कैसा एक समरी रहा है? अगर Q1 FY23 के रिजल्ट को समराइज करना हो तो अगर आपको हर कंपनी में, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में टॉप लाइन ग्रोथ तो दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा रोबस्ट है। इतने हाई प्राइसेस के बाद भी इनकी डिमांड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। रियलाइजेशन ग्रोथ हर कंपनी की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा रियलाइजेशन ग्रोथ है, तो टॉप लाइन ग्रोथ तो काफी ज्यादा हेल्दी है। कमिंग टू द मार्जिन, मार्जिन कंपनीज की थोड़ी बहुत अफेक्टेड रही। कुछ रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स उन्होंने पास ऑन कर दिए, कुछ वो लैग के साथ करेंगे। बट अभी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस के साथ साथ एनर्जी कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो ईयर ऑन ईयर अराउंड 60% से भी ग्रो हो चुकी है। तो ये एनर्जी क्राइसिस को पास ऑन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कंपनीज के प्राइसेस, कंपनी की मार्जिन थोड़ी सी अफेक्टेड रही। सो मेनली जो भी रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन था वो कंपनी, हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक पास कर चुका है, लेकिन एनर्जी कॉस्ट का जो इशू है वो कंपनी पे ज्यादा पड़ रहा है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। राइट। सो अगर हम टॉप लाइन की बात करें, जैसे आपने कहा था कि टॉप लाइन रेवेन्यू वाइज कंपनीज ग्रो कर रही है, तो व्हाट कुड बी द रीजंस कि सारी जो टॉप लाइन है या फिर जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो इस सेक्टर में इतनी ज्यादा दिख रही है? इज देयर एनी मैक्रो चेंज या फिर कोई एक कंजम्पशन पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे? अगर हम केमिकल सेक्टर के ग्रोथ की बात करें तो जैसे जैसे जिस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होती है वैसे ही उस कंट्री के केमिकल सेक्टर की भी ग्रोथ होती है। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ, क्योंकि काफी यंग पॉपुलेशन है जिनकी अर्निंग्स काफी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनकी अर्निंग्स बढ़ती जा रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में केमिकल सेक्टर की काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो वहां पे बहुत बड़ा टेलविंड है China+1, जो हम काफी बार डिस्कस कर ही चुके हैं वीडियोस में। राइट, राइट, राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो केमिकल सेक्टर को थोड़ा अलग बनाती है, कि हमने ऑलरेडी बेसिक और स्पेशलिटी की बात की है, बट जो एक एग्रो केमिकल्स है एंड बाकी अदर इंडस्ट्री बेस्ड केमिकल्स है, तो इनमें कंजम्पशन पैटर्न या फिर जो मतलब डिमांड पैटर्न है उसका क्या क्या डिफरेंस है? क्योंकि एग्रो केमिकल्स थोड़े से सस्टेनेबल लगते हैं, तो क्या वो रिफ्लेक्ट होता है इन कंपनीज के नंबर्स में? यस, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। इनके रिजल्ट्स काफी सीजनल होते हैं, इनको मॉनसून से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट अभी जैसे हाई रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन था, तो जब लोगों के पॉकेट्स कट हो गए, बट एग्रोकेमिकल कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उनका बिजनेस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर जैसे ही लोगों के पॉकेट्स कम हुए, देवर बाउंड टू स्पेंड ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, तो वहां इसके कारण इन कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। इनका रियलाइजेशन ग्रोथ तो स्पेशलिटी केमिकल से भी अच्छा था Q1 FY23। राइट, राइट, राइट। सो
कुछ क्वार्टर्स में एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनीज जो है उनको कुछ टेल विंड्स मिल सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं इन दिस सेक्टर, राइट? करेक्ट, करेक्ट। टिल राइट, द टाइम इन्फ्लेशन प्रिवेल्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जब केमिकल्स की भी बात होती है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग की बात होती है, तो हमेशा चाइना की बात होती है यहाँ पे। तो इसके करेक्ट, रिगार्डिंग मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि ये सारी जो कंपनीज थी केमिकल्स में, उन उन सब के केस में जो फ्री कैश फ्लो था वो इन FY 22 नेगेटिव रहा है। हर जगह पे आई एम सीइंग कि बहुत सारे कंपनीज ने केपेक्स बहुत एग्रेसिवली किया है। तो क्या करेक्ट। केपेक्स इज द मेन रीजन कि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहा है? केपेक्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। एक और रीजन ये रहा कि कंपनीज ने काफी ज्यादा Q4 में स्टॉकिंग करके रख दी अपनी इन्वेंट्री की, क्योंकि कंपनीज के पास डिमांड इतनी है कि वो अभी सप्लाई चेन डिसरप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। डिस्पाइट हाई रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, उन्होंने Q4 में काफी ज्यादा इन्वेंट्री अपने अपने सिस्टम में रखी, जिसके कारण उनकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्लाइन हो गए। सेकेंड रीजन वॉज, जैसे आपने बताया, केपेक्स। कंपनी ने काफी अग्रेसिवली केपेक्स प्लान करके रखा है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, एंड लास्ट 4 इयर्स से काफी ज्यादा केपेक्स कंपनीज अग्रेसिवली कर रही है to utilize this China plus one tailwind. करेक्ट, करेक्ट। सो अगर हम केपेक्स के यूटिलाइजेशन की बात करें, तो ये केपेक्स अगर कंपनीज ने किया है तो मेनली हम कहाँ देख सकते हैं? इज इट मेनली ऑन द बेसिस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमको बढ़ाना है, या फिर कंपनीज ने ये ट्राई किया है कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ले, ताकि आगे चल के अगर चाइना से सप्लाई के इश्यूज है तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू कंपनी इन हाउस ही सॉल्व कर सकता है। सो इज इट मेनली फोकस्ड ऑन कैपेसिटी एक्सपांशन, और इज इट ऑन मोर फोकस्ड ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन? केपेक्स को अगर हमें समझना है तो वो डीबॉटलनेकिंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे तो फोकस है ही, और दो एरियाज में फोकस है। तो केपेक्स को समझ लेते हैं कहाँ राइट, किन तीन एरियाज में केपेक्स जा रहा है। सबसे पहला, जैसे आपने बताया, डीबॉटलनेकिंग एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि जो ग्लोबल कंपनीज जो चाइना से डाइवर्ट होकर इंडिया में आ रही है, उनका प्रॉपर फोकस ये है कि कंट्रीज शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। तो जैसे दीपक नाइट्रेट के सीईओ ने खुल के बताया कि उनसे क्लियरली पूछा जाता है कि हाउ मच ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर बीइंग सोर्स फ्रॉम चाइना, तो हर कंपनी अभी मिनिमल फोकस करना चाह रही है कि वो रॉ मटेरियल वहां से मंगवाए और लोकल ही मैन्युफैक्चर करे। इसीलिए कंपनीज अग्रेसिवली डी बॉटलनेकिंग एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी फोकस कर रही है। सबसे बड़ा केपेक्स का पोर्शन यहां जा रहा है। सेकेंड, अगर हम केपेक्स का समझना चाहें, जो सीडीएमओ कंपनीज है ग्लोबली, जो कंपनीज खुद न्यू प्रोडक्ट्स बनाती है बट उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को आउटसोर्स कर रही है, जब पहले चाइना को करती थी। तो वो इंडिया को आउटसोर्स इसीलिए कर रही है क्योंकि इंडिया की लेबर कॉस्ट लो है, और इंडिया अभी राइट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। तो जो इंडिया अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बना रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बिल्ड करने में 1 to 2 years का टाइम लगता है, तो ये काफी बड़े प्लेयर्स के पास ही जाता है। तो न्यूअर कंपनीज जो सीडीएमओ बेस्ड कंपनीज है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इतना फंजिबल बना रही है कि एक ही प्रोडक्ट लाइन पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर सके। तो सीडीएमओ कंपनीज का फोकस इस डायरेक्शन में। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनीज फोकस कर रही है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पर, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि जब तक आपके प्रोडक्ट स्पेशलिटी है, जब तक आपके प्रोडक्ट्स में कंपटीशन नहीं है, आपकी मार्जिन अच्छी रहेगी। जैसे ही आपके कॉम्पिटिटर को दिखेगा कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की मार्जिन अच्छी है, वो कॉम्पिटिटर उस स्पेशलिटी को बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए कंपनीज को कंटिन्यूअसली इनोवेट करते रहना पड़ता है, आर एंड डी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये कंपनीज का थर्ड पार्ट है जहां उनका केपेक्स जा रहा है। राइट, राइट, राइट। सो अभी रिसेंटली भी काफी न्यूज आई है कि चाइना में बहुत इश्यूज है रिगार्डिंग ग्रोथ। रिसेंटली चाइनीज रिजर्व बैंक है, उन्होंने भी रेट कट्स लिए हैं टू बूस्ट ग्रोथ। सो करंटली ऐसे लग रहा है कि टेल विंड्स थोड़े इंडिया के फेवर में है। अगर चाइना में प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, तो उससे हो सकता है कि इंडिया को हेल्प मिले। बट आगे चल के अगर चाइना कम्स बैक विथ अ वेरी गुड ग्रोथ, तो हमें पता है कि चाइना वर्ल्ड मार्केट्स को कैसे फ्लड कर लेता है। अगर उनको दिखे कि करेक्ट, किसी चीज को वो एक बहुत लो लो कॉस्ट पे बेच सकते हैं, देन दैट बिकम्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिन्होंने भी करेक्ट। बहुत टाइम लेके इतना केपेक्स करके 2-3 साल तक कैपेसिटीज बिल्ड की है। तो आगे चल के ये रिस्क हो सकती है क्या कि चाइना जिन चीजों में पहले एक रॉ मटेरियल सप्लायर हुआ करता था, वो आगे चल के वापस वो डिस्काउंट पे दे के अगेन दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर दीज कंपनीज? बिल्कुल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे बड़ी रिस्क यही है कि अगर चाइना किसी प्रोडक्ट में घुसता है ना, तो वो हम्म। इंडिया से 40 to 50% डिस्काउंट में मैन्युफैक्चर करके पूरा मार्केट शेयर खींच लेता है। इसीलिए कंपनीज काफी ज्यादा अग्रेसिवली केपेक्स कर रही है, ताकि अभी जो चाइना ने अपनी इकोनॉमी पे फुट इन द एक्स करके रखा है, वो राइट। उस इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सके। इसका नंबर, अगर हम रिफ्लेक्टिव नंबर्स देखें केपेक्स के, तो अगर हम लास्ट 7 इयर्स का देखें ना, तो $88 बिलियन का केपेक्स किया था केमिकल कंपनीज ने लास्ट 7 इयर्स में।
और अभी फॉर द नेक्स्ट 2 years 60 करोड़ का केपेक्स, $60 billion का केपेक्स प्लान है। सो इससे कंपनीज का अग्रेशन तो समझ आ ही जाएगा आपको कि नेक्स्ट 2 years में 60 बिलियन का केपेक्स प्लान है। राइट राइट राइट, बहुत बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर केपेक्स हो रहे हैं। सो बहुत जरूरी रहेगा कि अगर केपेक्स बहुत एग्रेसिवली हुआ है, कैपेसिटीज बेटर बिल्ड हुई है, तो आगे चल के डिमांड आउटलुक एंड जो ग्लोबल प्राइसिंग है वो अगर केमिकल कंपनीज के फेवर में रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ये बेट बहुत अच्छी वर्क की। बट यहाँ पर मैक्रो या फिर चाइना, जस्ट चाइना का एक जनरल हम बोले तो वो इशू ही बहुत बड़ा है यहाँ पर ग्रोथ के लिए, राइट? करेक्ट करेक्ट। सो चाइना एक इशू तो था ही, एंड देर इज वन मोर प्रॉब्लम। जो जब से रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के सिचुएशंस एस्केलेट हुए इन फरवरी मार्च, तब से यूरोप के एनर्जी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हर जगह पे दिख रहा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कंट्रीज लाइक जर्मनी कितना स्ट्रगल कर रही है with the energy crisis. So chemical companies are very closely related to what is happening in the energy side of things. So परफेक्ट। यूरोप के क्राइसिस का यहाँ पर मार्जिन वाइज वगैरह क्या क्या कोई मेजर फर्क पड़ा है कंपनीज को? अगर यूरोप की क्राइसिस की बात की जाए तो जर्मनी में सबसे बड़ी कंपनी है BASF, वो ही पूरा यूरोप का 4% ऑफ द गैस यूटिलाइजेशन करती है। तो आप समझ सकते हैं उनको कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है गैस प्राइसेस के बढ़ने से, उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस पे कितना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। इससे इंडियन कंपनीज, कुछ कंपनीज को बेनिफिट होगा, कुछ कंपनीज को नुकसान होगा। अगर हम कंपनी वाइज चलते हैं तो TDI एक केमिकल है जो यूरोप में काफी ज्यादा, यूरोप से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। राइट उसके रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं ड्यू टू गैस प्राइस राइज। इससे GNFC जो कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उससे काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो सोल मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया TDI की। तो राइट उससे उससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम फाइन ऑर्गेनिक्स को देख ले, जो ओलियो केमिकल्स में इंडियन मार्केट्स में तो एक मोनोपोली कंपनी है, उसके जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में कॉम्पिटिटर्स हैं वो डेनमार्क में लोकेटेड हैं, जहां के भी गैस सप्लाई रशिया ने कट करके रखे हैं, तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। बट राइट सबको बेनिफिट नहीं होगा। क्लीन साइंस को डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि क्लीन साइंस जिस प्रोडक्ट में अभी HAL प्रोडक्ट्स में जा रही है, वहां उसका कंपटीशन BASF से ही है। क्योंकि BASF के पास गैस सप्लाई नहीं है तो वो मार्जिन में क्लीन साइंस से कम्पीट नहीं कर पाएगा। बट BASF क्लीन साइंस का क्लाइंट भी है, तो उनके रेवेन्यूज को उनके क्लाइंट के कारण भी इफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर हम दीपक नाइट्राइट को देखें तो दीपक नाइट्राइट के एक्सपोर्ट्स 46% यूरोप में जाते थे, एंड आरती इंडस्ट्रीज के 15% एक्सपोर्ट यूरोप में जाते थे। तो इनके रेवेन्यूज को भी काफी अफेक्ट होगा क्योंकि यूरोप मार्केट्स अफेक्टेड रहेंगे। तो राइट राइट। सो मतलब मेरा कंक्लूजन, जब जितना मैंने केमिकल्स देखा है उतना यही है कि जो प्रोडक्ट है उसमें तो कॉम्प्लिकेशंस है ही, बट यहाँ पर मैक्रो चीजों का बिल्कुल इतना ध्यान रखना पड़ता है कि चाइना में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। ऑल दीज थिंग्स हैव सच अ लार्ज बियरिंग ऑन द सेक्टर, एंड ऑब्वियसली ये सब देख के अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आगे चल के, ऑब्वियसली लास्ट 2 years केमिकल्स के लिए बहुत अच्छे रहे थे, एंड बहुत सारे कंपनीज थे, स्पेशली कुछ नीश एरियाज की अगर हम बात करें, जैसे अलिफेटिक अमाइंस की अगर बात करें, बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस, दोनों ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है लास्ट 2 years में, सो लास्ट 2-3 years तो बहुत अच्छे रहे। बट यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देख के ऐसे लग नहीं रहा कि हम इसमें एक बहुत लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सकते हैं विदाउट मॉनिटरिंग की सेक्टर में क्या चल रहा है, राइट? करेक्ट करेक्ट। हमें सिर्फ ये सेक्टर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वाला है, बाय एंड होल्ड फॉरएवर वाला नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना पड़ेगा कि कंपनीज का केपेक्स कितना कन्वर्ट हो रहा है एसेट टर्न्स में, उनकी टॉप लाइन को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, और ड्यूरिंग द सेम टाइम चाइना क्या कर रही है, क्योंकि चाइना का मूवमेंट हमारे मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये बहुत ही यूनिक थिंग था इस सेक्टर के बारे में, बिकॉज यहाँ पर मैक्रो चीजें बहुत अफेक्ट करती है। ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज आर डूइंग रियली वेल टू ट्राई एंड पिवट देयर पोजीशन इनटू सम अदर केमिकल्स। बिल्कुल। सो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत देखने जैसी है। So on that note, we'll conclude this week's podcast. I hope this video has given you some insight on how the chemical sector in general works. This was the first time we are trying to make a video on the chemical sector, because यहाँ पर हर इन्वेस्टर इसको ऐसी अप्रोच करता है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो हमने इस वीडियो में ट्राई किया है कि हम कुछ मैक्रो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आगे चल के विल ट्राई एंड मेक सम वीडियोस ऑन द नीश एरियाज ऑफ द केमिकल सेक्टर एज वेल, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस अच्छे हैं, इंसाइटफुल है, देन प्लीज चेक आउट investornet.in, subscribe to our research products. You can use the coupon code FREEDOM to get 55% discount. So do check that out.
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।